अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू। आज हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब दो क्वेश्चंस हैं। अगर चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं या मासेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, पहला क्वेश्चन है कि वो फोर्स ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कहाँ से आती है, और दूसरा क्वेश्चन है कि वो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स किस तरीके से लगाते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो स्टिल अननोन है, उसका नहीं पता कि इन फोर्सेस की नेचर कहाँ है, किधर से आते हैं। इसलिए साइंटिस्ट इन फोर्सेस को बोल देते हैं दीज आर फंडामेंटल फोर्सेस, बुनियादी फोर्सेस हैं जो फितरत में पाई जाती हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि ये चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। उसका आइडिया सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया था कि हर चार्ज के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर हम एक चार्ज ले लें, ये चार्ज हमारे पास एक क्यू चार्ज है। इस चार्ज को बोल देते हैं कि ये वो चार्ज है जो सोर्स चार्ज है, जो फील्ड को पैदा करता है। हर चार्ज के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फ़र्ज़ करें उसके गिर्द हमारे पास ये एक रीजन है, इस चार्ज के गिर्द ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी दूसरी चीज़ आएगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई भी दूसरा चार्ज देखेंगे, ये वाला चार्ज उस दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगाएगा। तो वो जो चार्ज के गिर्द एक रीजन होता है, दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइकल फैराडे ने इसका आइडिया दिया था। माइकल फैराडे ने यह कहा था कि देयर इज रीजन around any charge in which it exerts a force of interaction on other charge. That region is called इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज है, इस चार्ज के गिर्द ये रीजन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी फोर्स का असर होता है। अगर वो चार्ज कोई दूसरा इसके बाहर होगा तो वहाँ पे उसका असर नहीं होगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा। तो इस चार्ज को बोल देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसको सोर्स कहते हैं, सोर्स चार्ज है, या इसको बोल देते हैं हम फील्ड चार्ज। सोर्स या फील्ड, ये फील्ड को जनरेट करता है। मैं फील्ड को उसके डॉट से शो करता हूँ। जहाँ पे हम डॉट ज़्यादा लगाते हैं, इसका मतलब है वहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, वो ज़्यादा है। जहाँ पे डॉट कम हो जाते हैं, इट मीन्स के फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, वो फील्ड वीक हो जाता है। तो चार्ज के करीब जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, जो हम चार्ज से दूर जाते हैं फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। अब इसके फील्ड को चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं, यहाँ पे चार्ज रखते हैं। इस चार्ज को क्या कह देते हैं, क्यू नॉट। क्यू नॉट को बोल देते हैं कि ये क्या है, हमारे पास टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज जो होता है वो हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 कूलम और पॉजिटिव चार्ज, इसको हम क्यू नॉट कह देते हैं। क्योंकि चार्ज रखेंगे तो पता चलेगा ना, ये वाला चार्ज दूसरे चार्ज पे कितनी फोर्स लगा रहा है। चार्ज कभी न्यूट्रल पे फोर्स नहीं लगाता। अब ये चार्ज उस चार्ज को रिपेल करेगा, उस पे यूँ फोर्स लगाएगा, उस फोर्स की ये डायरेक्शन है। तो फिर हम मालूम करते हैं कि इस चार्ज की इस पॉइंट के ऊपर कितनी शिद्दत है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है। जो हमारी नेक्स्ट एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ई से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन कर देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट
टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू नॉट। इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम। न्यूटन पर कूलम लिखते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से अगर मैं देखूं फोर्स किसके बराबर है? Q नॉट E। Q नॉट E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इस यहाँ से ये वाला चार्ज इस पे लगा रहा है। फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास ये है। अब इस फार्मूले से देखें, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अगर फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास ये है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू Q नॉट E। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की भी यही डायरेक्शन है। अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करूँ, फोर्स इज इक्वल टू ma, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? Q नॉट E डिवाइडेड बाई m। अब ये इसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा फील्ड है जिसको एक्सेलरेटिंग फील्ड कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड में जब भी किसी मास को हम फेंकते हैं उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है जो g के इक्वल है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही फील्ड है जिसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है और वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक एक्सेलरेटिंग फील्ड है जो एक्सेलरेशन पैदा करवाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r। ये पॉइंट चार्ज को क्यों है? ये वाला चार्ज जो चार्ज को पैदा करता है, हम उससे यहाँ इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है? ये r है। हम देखते हैं कि ये वाला चार्ज इतने फासले के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्रिएट कर रहा है, उसको मालूम करते हैं। अब हमें पता है कि एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज है, डिवाइडेड बाई पॉइंट सोर्स चार्ज नहीं है। ये टेस्ट चार्ज Q नॉट उसके नीचे डिवाइड होता है उसके फार्मूला में। और हमें ये भी पता है एज बाई कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है Q1 Q2 R यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई ये R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, ये दरमियानी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है। ये यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन बताता है और यूनिट वेक्टर किधर होगा? ये उसकी डायरेक्शन है। इस इलेक्ट्रिक फोर्स को उठा के यहाँ पे पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? 1/Q नॉट। फोर्स को उठा के यहाँ पे पुट करें K Q नॉट और R स्क्वायर इंटू R। Q नॉट के साथ Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब ये इसका फाइनल फार्मूला। अब एक चीज़ देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स के फार्मूले में भी R यूनिट वेक्टर है, इधर भी एग्जैक्टली यूनिट वेक्टर वही है। अगर दोनों फार्मूलाज का यूनिट वेक्टर सेम है इट मीन्स कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। और दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी इधर ही है
जिस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फोर्स होगी हमेशा उसी डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज होगी। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? अगर मैं लिखूं फॉर फ्री स्पेस बिटवीन द चार्जेस, अगर चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है, यहाँ पे हम k को क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये है। अब 3 फैक्टर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है। एक मीडियम बिटवीन द चार्जेस, दूसरा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसको बोल देते हैं कि वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, 1/r² को फॉलो करती है। मीडियम बिटवीन द चार्जेस के लिए ये टर्म पड़ी है, परमिटिविटी। अगर चार्जेस के दरमियान मीडियम होगा तो फिर ये वाली टर्म कुछ और होगी। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मीडियम बिटवीन द चार्जेस पे भी डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड चार्ज, वो जो चार्ज फील्ड पैदा करता है उसकी स्ट्रेंथ पे भी डायरेक्टली डिपेंड करती है। फील्ड स्ट्रांग होगा उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत ज़्यादा होगी, और इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। फासला दुगना करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाएगी, फासला 3 गुना बढ़ा देंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 9 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। अगर मैं कहता हूं कि इफ़ देयर इज मीडियम बिटवीन द चार्जेस, अगर हम चार्जेस के दरमियान में मीडियम को इंसर्ट करें, यहाँ पे कोई मीडियम रख देते हैं 2 चार्जेस के दरमियान में, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r है, फिर यहाँ पे k की जगह हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/, फिर ये वाला फार्मूला आ जाएगा। फिर k की जगह 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन r लिखेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसका यानी एप्सिलॉन r भी उसके नीचे आ रहा है, रेसिप्रोकल है। तो हम देखते हैं कि जो ही हम 2 चार्जेस के दरमियान में कोई मटेरियल इंसर्ट करते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कमज़ोर होती है, वीक होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एक्चुअली ये स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम यूँ लिखते हैं, अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड में लिखें W इज़ इक्वल टू mg, तो G इज़ इक्वल टू W, या W की जगह ग्रेविटेशनल फोर्स भी लिख सकते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की शिद्दत को G लिखा करते हैं, G इज़ अ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट मास है। बिल्कुल उसी तरीके से ये फार्मूला है। E इज़ अ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है। तो यूँ है यानी अगर हमारा सब्जेक्ट हम ऐसा ऐसा पढ़ेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्लियर होगा, तो बाद में हम जाके इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। दोनों फील्ड्स आपस में डिफरेंट नोयत के हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके जो करैक्टर्स हैं वो एक जैसे हैं। थैंक यू सो मच।